अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। सानहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक मुजरिमों को कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई गई हैं। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़्म में साबित कदम है। शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि जिना हाउस हमले में मुलविस हसान खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। मियाँ इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, अर्जम जुनेद वल्द जुनेद राजे को 6 साल कैद बामुशक्कत, मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत, राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल कैद बामुशक्कत और सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। फौजी अदालतों से 9 मई के मजीद मुलजिमान को सजाओं पर बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई में कौन मुलविस था, इसका फैसला फेयर ट्रायल के जरिए होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे, इसका फैसला फेयर ट्रायल के जरिए होना चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई में कौन मुलविस था, इसका फैसला फेयर ट्रायल के जरिए होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सानहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। आज मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। जुर्म इतना बड़ा है जिससे भागा नहीं जा सकता। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा जरूर मिलेगी। 9 मई के मुजरिमों ने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया। 9 मई के मुजरिमों को अपील का हक हासिल है। 60 मुजरिमान को किसी उजलत में सजाएं नहीं सुनाई गईं। तशद्दुद और इंतशार की सियासत करने वाले आज कैफरी किरदार तक पहुंचे। मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। ये मास्टरमाइंड जो थे, तो ये जो 60 मुजरिमान को सजा दी गई है, जुर्म इतना बड़ा था कि इससे छुपा नहीं जा सकता, इससे भागा नहीं जा सकता। वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनका भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौजी अदालतों की जानिब से PTI कारकुनान को सजाएं देने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पहले भी मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मजम्मत की, आज भी करता हूं। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। उमर अयूब ने कहा है, बानी PTI ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन की सजाएं नहीं होनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 7 है जिसमें रियासत की तारीफ मौजूद है। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। किसी का गला दबाने से आप कहें उसकी सांस कंट्रोल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत मईशत को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही। साहबजादा हामिद रजा का कहना है, 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर किए मजालिम को माफ कर दूंगा। तरसीलात ज़र ना भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। फस्तायत के खिलाफ खड़े रहने वाले कारकुनों को बानी ने खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। बानी PTI अदालत से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। 9 मई के हवाले से हमारा मौकिफ पहले दिन से एक है। चाहते हैं 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को D चौक पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई से पहले और बाद के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फख्र हैं।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है अपोजिशन और हुकूमत का मसाइल पर बात करना निज़ाम की बुनियादी ज़रूरत है। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए तैयार होना बड़ी पेशरफ्त है। पार्लिमानी निज़ाम बातचीत के बगैर नहीं चल सकता। हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, ना कर सकता है। आम अदालत छोड़ें, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में 5-5 साल तक केस चलते हैं। क्या यूरोपीय यूनियन को बलूचिस्तान के हालात का पता है? बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे पर गौर करेंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी कोई बयान दे दें। बयान देना अलग चीज़ है। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जाएगी। बरसी की मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद गढ़ी खुदा बख्श पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। बरसी की मरकजी तकरीब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को किसी भी इस्लामी मुल्क की खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 में लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम में शिरकत के बाद दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद कर दिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है शहीद बेनज़ीर भुट्टो अब भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। मैं बेनज़ीर भुट्टो के पुरअमन जमहूरी पाकिस्तान का विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा करता हूँ। भुट्टो खानदान ने जमहूरियत और पाकिस्तान की खातिर जानों का नजराना पेश किया। मौजूदा चैलेंजेस से निकलने के लिए बेनज़ीर भुट्टो के विजन से सबक की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है शहीद बेनज़ीर भुट्टो अब भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। मैं बेनज़ीर भुट्टो के पुरअमन जमहूरी पाकिस्तान का विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा करता हूँ। भुट्टो खानदान ने जमहूरियत और पाकिस्तान की खातिर जानों का नजराना पेश किया। मौजूदा चैलेंजेस से निकलने के लिए बेनज़ीर भुट्टो के विजन से सबक सीखने की ज़रूरत है। मुझे हसन न्याजी की तकलीफ तो है लेकिन बानी पीटीआई की ज्यादा है। नौरीन न्याजी कहती हैं बानी पीटीआई को शर्मनाक केसेस बनाकर सजाएं सुनाई गईं। उनकी ख्वाहिश थी कि बानी पीटीआई चुप करके बैठ जाएं। इतना जुल्म करने के बावजूद बानी पीटीआई आज भी डट कर खड़े हैं। जेल में कैद बच्चे बेगुनाह हैं और जल्द ही हाई कोर्ट से बरी होंगे। मुझे तो हसन की तकलीफ तो चलो जो है, जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया मुझे उसकी इससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इमरान खान के ऊपर इन्होंने इतने मैं कहती शर्मनाक केसेस बनाए और जजों ने कैसे वहां पे उनको सजाएं दी। कि पहली ख्वाहिश होती है जैसे कि पहले सब जाते रहे और फिर दूसरा ये होती है कि आप चुप करके बैठ जाएं। उन लोगों ने बड़ी हिम्मत की है। वो जो बच्चे अंदर बंद रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं था। उन ने बड़ा वक्त गुजारे और ये आखिरी वक्त है। ये सब इंशाल्लाह बड़ी जल्दी यहाँ से निकलेंगे। इनके केसेस है ही नहीं। जब ये हाई कोर्ट में केसेस आएंगे सब रिलीज हो जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर और पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान की बयानात को नहीं उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है कि जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। माजी में बड़े बड़े सियासी रहनुमा लंबे अरसे तक जेलों में रहे हैं। पीटीआई से बातचीत के आगाज और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही वजारत दाखिला को पीटीआई अरकान को इमरान खान से मुलाकात में सहूलत देने का कह दिया गया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। बानी पीटीआई हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे। अली मखान की अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई अपने मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। बानी ने कहा सब कैदियों को रिहा करें, अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लें। 2 मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी पीटीआई ने कहा बड़ी देर बाद पाकिस्तान में अमन आया था क्योंकि अफगानिस्तान में अमन आया था। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये जो मुतालबात या ये जो कमेटी बैठी है और ये जो डिस्कशन कर रही है
ان کے 2 مطالبات ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں مطالبات جب پورے ہوں گے, جب اس میں سنجیدگی دکھائی جائے گی, پھر وہ ریمیٹنسز کی کیمپین کو بند کریں گے. پاکستان نے واضح کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد مشیر رچرڈ گرینیل کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی ایک شخص کے بیانات پر کوئی رائے نہیں دے سکتے. امریکی حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی عزت و مفادات کی بنیاد پر مثبت تعلقات کا خواہاں ہے. امید کرتے ہیں کہ امریکہ بھی اس بات کا خیال رکھے گا. پاکستان افغانستان کی سالمیت اور خود مختاری کا مکمل احترام کرتا ہے. افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے ہیں. دہشت گردی کے خلاف آپریشن مکمل ثبوتوں، منصوبہ بندی اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں. ان کارروائیوں کا مقصد پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں سے بچانا ہے. رچرڈ گرینیل جیسے لوگوں کا مطالبہ کچھ اور، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. سابق وفاقی وزیر سعد رفیق کہتے ہیں پاکستان کو بخوبی علم ہے یہ سب مل کر چین بلاک کو توڑنے کی کوشش کریں گے. بخوبی معلوم ہے یہ سب مل کر ایران کو گھیرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے. گرینیل جیسے لوگوں نے پہلے بھی ایسا کیا لیکن رب نے پاکستان کو محفوظ اور مضبوط رکھا. وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا بخوبی معلوم ہے یہ سب مل کر ایران کو گھیرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے. گرینیل جیسے لوگوں نے پہلے بھی ایسا کیا، اللہ نے پاکستان کو محفوظ رکھا. رچرڈ گرینیل جیسے لوگوں کا مطالبہ کچھ اور مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. سعد رفیق نے کہا پاکستان کو علم ہے یہ سب مل کر چین بلاک کو توڑنے کی کوشش کریں گے. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و آبی وسائل ڈاکٹر مصدق ملک سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں ملک کی ترقی اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و آبی وسائل ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروکار لا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا نے اپنے حلقے میں جاری منصوبوں پر تجاویز دی. ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں کو جلد پایا تکمیل پر پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ملاقات میں مولانا ضیاء الرحمان بھی شریک تھے. چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. 27 لاکھ افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے. 1,90,000 افراد کو نوٹس دیے. انوائسنگ کا عمل ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. براہ راست شوگر ملز کو دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں فیک یا فلائنگ انوائس پر کئی ملیں پکڑی گئیں. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ٹاپ 5% پر ہمارا فوکس ہے. وزیر مملکت علی پرویز ملک بولے 1,90,000 صاحب ثروت افراد میں سے جس نے ریٹرن جمع نہیں کرائے ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ان افراد کے پاس 3 گاڑیاں، جائیدادیں اور کئی گھر ہیں. ان افراد کے ذریعے 50 سے 60 ارب ٹیکس پاکٹ موجود ہے. 7 ارب روپے کا ڈیٹا فیلڈ سے آیا ہے. ٹاپ 5% لوگ ہیں وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے. آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی. آپ کی باقی 95% پاپولیشن کا وہ ٹیکس ریٹ اس طرح ہیں. اور ہمارا ملک آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے، کوئی بہت امیر ملک. 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو. ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین. 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے. اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا، اپنی فائلنگ کر دی. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے. ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر 3 گاڑیاں، بہت سی پراپرٹیاں، بہت سے گھر اور کیا کچھ، اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. ٹیکس اہداف کا حصول ناگزیر قرار دے دیا. محمد اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں کہا افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. شفافیت کے لیے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی جانب جا رہے ہیں. انسانی مداخلت کو نچلی ترین سطح پر لائیں گے تاکہ کرپشن کی شکایات کو بھی کم کیا جا سکے. ہم ریونیو اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. ٹیکس پیئرز کو تنگ نہیں کیا جائے گا. دیانتداری سے ٹیکس دینے والوں کو مزید بوجھ سے بچانے پر توجہ دے رہے ہیں.
ٹیکسز ہیں وہ پے ہو سکیں اکارڈنگ ٹو انکم اینڈ کنزمپشن لیولز، ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے، ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں. جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے ان ٹرمز آف ڈسینٹ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو ایف بی آر کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے. دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی. نان فائلرز پر بینک اکاؤنٹ کھولنے، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی ہوگی. کمیٹی نے سولر سکینڈل کے معاملے پر ذیلی کمیٹی قائم کر دی. سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں ٹیکس لاز ترمیمی بل 2024 زیر بحث لایا گیا. قائمہ کمیٹی نے ٹیکس آڈیٹرز اور ماہرین پر ٹیکس گزاروں کا ڈیٹا خفیہ رکھنے کی شک، نان فائلرز پر گاڑی، بینک اکاؤنٹ، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی کی شک بھی منظور کر لی. ہائی رسک افراد کا ڈیٹا بینکوں سے شیئر کرنے کی شک بھی منظور کر لی گئی، جبکہ شک وار جائزہ اور طویل بحث کے بعد ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 خزانہ کمیٹی نے منظور کر لیا. حج پروازوں سے متعلق وزارت مذہبی امور اور سعودی ایئر لائن کے مابین معاہدہ طے پا گیا. معاہدے پر دستخط وزارت مذہبی امور میں کیے گئے جس کے مطابق سعودی ایئر لائن 35,000 پاکستانی سرکاری حجاج کو سفری سہولیات مہیا کرے گی. ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے پاکستانی حجاج کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. ترجمان نے مزید کہا کہ اس سے قبل 35,000 حجاج کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے قومی ایئر لائن PIA کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جا چکا ہے. بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا حکومت PTI والوں پر جرائم کے الزام عائد کر رہی ہے، جبکہ بانی PTI کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا پھر بھی جیل میں ہیں. جب ملک میں سیاسی جمود آ جائے تو الیکشن ناگزیر ہو جاتے ہیں اور سیاسی انتشار میں معیشت بحال نہیں ہو سکتی. موجودہ مہنگائی اور افراط زر میں اضافے کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ملک میں ایک حقیقت ہیں اور موجودہ حکومت کا ہر لمحہ ملک کے لیے بھاری ہے. مجھے اس سے کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. جو ماضی میں رویہ رہا ہے PTI کا مذاکرات میں وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب آخر میں وہ کہتے ہیں ہم خان صاحب سے پوچھیں تو پھر جواب آتا ہے کہ جی خان صاحب نہیں مان رہے. لیکن اس دفعہ کیونکہ خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، حکومت اور وہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں، کس مسئلے پر مذاکرات کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ آج جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے جرم کیے ہیں، جیل میں ہیں. عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں جیل مجھے نہیں ہونا چاہیے، جیل سے باہر نکالیں، جو مقدمے ہیں وہ ختم کریں، جو دیگر لوگ پر مقدمے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ جو ان کا موقف ہے وہ حکومت کے پورے وجود کی نفی کرتا ہے. تو مذاکرات کس بات پر کریں گے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے وزیر اعظم نے امریکہ کو 2 ٹوک الفاظ میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. تحریک انصاف ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ کر رہی ہے تو دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے. عظمہ بخاری نے کہا PTI کے سرکردہ شیرو اور ٹائیگر سوشل میڈیا پر اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر نہ بھیجنے پر اکسا رہے ہیں. زلفی بخاری، شہباز گل اور شہزاد اکبر جیسے غیر ملکی ٹاؤٹ اس مہم میں پیش ہیں. اڈیالہ جیل کے قیدی نے 1.5 سال قوم کو بتایا میں امریکی غلامی سے آپ کو آزاد کراؤں گا. اب 1 مہینے سے امریکی لابی کو پاکستان میں مداخلت کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دے گا. اڈیالہ جیل کا قیدی NRO مانگنے کے لیے کسی کے بھی پاؤں پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ریڈ لائن بس منصوبہ بندی ڈھانچہ جدید بنانے کی جانب قدم ہے. اجلاس میں انہیں بس ڈپو اور ٹرمینلز کے تعمیراتی کام میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کو ٹائم لائنز پر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریڈ لائن بس منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے.
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने लोकल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक माह में फाइनल करने का हुक्म दे दिया। बल्दियाती कवानीन पर अमल दरामद के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करने का भी फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात और दीही तरक्की का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स के लिए मतलूब दफातर के लिए सर्वे, दस्तयाब माली वसाइल में कच्ची इमारात की तामीर का जायजा लिया जाए। मकामी सतह की छोटी तरक्याती स्कीमों के लिए यूनियन काउंसिल्स के माली इख्तियारात बढ़ाए जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बल्दियाती इदारों को फाल बनाया जाए तो आवाम के बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे। अवामी टैक्सेस का पैसा ज़ाया होने नहीं देंगे। माली वसाइल की बेहतरी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को जल्द फाल किया जाए। कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम 1947 और 2025 के उन्वान से एक नशिस्त का एहतमाम किया गया। मजीद बिलाल अली की इस रिपोर्ट में देखिए। मिल्लत का पासबां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू तारीख के सफ़ात पर नजर। चेयरमैन मेम्बरान बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कायद-ए-आज़म म्यूजियम हाउस में 1947 और 2025 के पाकिस्तान के उन्वान से महफिल सजाई गई, जिसमें सीनियर वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लियाकत मर्चेंट समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने पाकिस्तान की तारीख कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अजीम जदोजहद और उनकी पाकिस्तान की खातिर इंजाम दी गई खिदमात को सराहा। जो फैक्टर्स या जो अवामल पाकिस्तान की क्रिएशन की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि मुसलमान मुआशी तौर पे बहुत पीछे थे, तालीमी मामले में बहुत पीछे थे और पॉलिटिकल पावर उनके पास नहीं थी, और उन सब के सद्देबाब के लिए पाकिस्तान के लिए डिमांड रखी गई। आज जब हम 2025 में देखते हैं तो हम उनमें से काफ़ी हद तक आगे तो निकल आए हैं, लेकिन अभी तक उस मरहले पे नहीं पहुंचे हैं जो कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए विजन दिया था। MQM पाकिस्तान की रहनुमा नसरीन जलील ने नौजवानों को कायद के ख्वाबों की तकमील को मुमकिन बनाने पर जोर दिया। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमांडर रिटायर्ड सईद अब्दुल मालिक काशिर, वाइस चेयरमैन इकबाल सैगल, मोहम्मद अली शेख, अमीना सैयद समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ बिलाल अली, ABN न्यूज कराची। यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह यूनान में भी शदीद बारिश के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सयाहती मकाम में फंसी गाड़ियों की तवील कतार लग गई। इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया और इंतजामिया ने गाड़ियों के टायर्स पर चेन के बगैर रोड पुराने की पाबंदी लगा दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानते हैं यूनान में मौजूद हमारे नुमाइंदे जफर साही से। जी जफर, बताइएगा। जी, यूनान में शदीद बारिश और शदीद बर्फ़बारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया। अगर यूनान के शुमाली और वस्ती इलाकों का जिक्र करें तो कल से आज तक इन इलाकों में कई फुट बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है और वस्ती और जो शुमाली इलाके हैं वहाँ सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ ने उनको अपनी लपेट में ले लिया है और इन इलाकों में कई किलोमीटर लंबी लाइनें जो है वो गाड़ियों की लग चुकी हैं, जो कि इस शदीद बर्फ़बारी की वजह से इस इलाके में मासूर होकर रह गई हैं। इस वक्त भी यूनानी दारुल-हुकूमत एथन में वक्फे से बारिश जो है वो जारी है और अगर यूनानी महकमे मौसमियात जो उनकी तरफ उनकी सिचुएशन देखें तो उनकी तरफ से ये वार्निंग जो है वो जारी की गई है कि आइंदा आने वाले अगले जो 1 या 2 रोज़ है वो इसी तरह मौसम जो है वो शदीद सरद जो है वो रहेगा। इस वक्त भी एथन के जो नवाई इलाके हैं उनमें बर्फबारी जो है वो जारी है और वहाँ भी इस वक्त सर्दी की जो है वो शदीद लहर जो है वो जारी है और यूनानी दारुल-हुकूमत एथन में भी टेम्परेचर जो है वो गिर चुका है और वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया जफर साही हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और बात करें कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों की अपील पर यूनान में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात ने इमदादी सामान मालाकासा कैंप में मुकीम पाकिस्तानियों में तकसीम कर दिया। कश्ती हादसे में बच जाने वालों की अपील पर खालिद मुगल, जफर साही, मिर्जा फाकत बेग और इशराक नज़ीर अशिया खुरनोश की वैन लेकर महाजर कैंप पहुंच गए। यूनान के कारोबारी शख्सियात फहद जराबी ने भी अपने हमवतनों की मदद के लिए अशिया खुरनोश भिजवाई। खालिद मुगल, जफर साही, मिर्जा रफाकत बेग और इशराक नज़ीर ने कैंपों में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दूसरे महाजरीन जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे उनमें इमदादी सामान तकसीम किया। इमदादी सामान में अशिया खुरनोश के अलावा कपड़े भी शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जफर साही, चौधरी इशराक नज़ीर ने कहा कि वो दयारे गैर में इसी तरह अपने हमवतन पाकिस्तानी भाइयों के शाना बशाना खड़े रहेंगे।
साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनकी सेहत गुज़श्ता कुछ दिनों से खराब थी। भारत के पहले सिख वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 1932 में पाकिस्तान के जिला चकवाल के एक गाँव में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद उनका खानदान भारत मुंतकिल हो गया, जहां उन्होंने आला तालीम हासिल की। उन्होंने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से माशियात में डिग्री हासिल की। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कांग्रेस की जानिब से भारत के वज़ीर-ए-आज़म रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN।